अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द स्ट्रेटजिक स्क्वायर। मेरा नाम फैसल अजमल है। अपना इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया था। मैं हर 2-3 वीडियोस के बाद दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दिया करूँ खुद को। मैं KCL से PhD स्कॉलर हूँ। 2 मास्टर्स है मेरे, एक इंटेलिजेंस में, एक इंटरनेशनल रिलेशंस में, और मेरा 22-23 साल का एक्सपीरियंस है नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स को करीब से स्टडी करने का। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स का एक्यूमेन। एक्यूमेन ECUMENE, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। एक्यूमेन से मुराद वो किसी भी स्टेट का वो रीजन, वो एरिया जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन है, क्योंकि वहाँ पे उसके रिसोर्सेज हैं और वहाँ पे उसके दरिया हैं या वहाँ से खुराक प्रोड्यूस होती है। तो जो उसकी कोर है किसी भी स्टेट की, जहाँ पे उसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की रहती है, उसको एक्यूमेन कहते हैं। इफेक्टिवली इनहेबिटेड, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड एंड स्ट्रेटजिकली वैल्यूएबल, ये 4 कंपोनेंट्स हैं एक्यूमेन के। क्या मतलब है? इफ़ेक्टिवली इनहेबिटेड यानी ऐसी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी अरसे से इफ़ेक्टिवली रह रही है, उसको कोई इशू नहीं है, खुराक उनकी पूरी है, सिक्योरिटी उनके पास है, और वो यानी सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं और इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे इफेक्टिव है, उनको कोई मसला नहीं है। दूसरा है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। क्या वो कोर जो है आपके मुल्क के जो कोर रीजन है, जो एक्यूमेन है, क्या वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है? क्या वो उसमें से इकॉनमी आपके मुल्क की चल रही है या नहीं चल रही? जितना ज़्यादा आपकी इकॉनमी जिस एरिया से चलती है, वो आपकी स्टेट का एक्यूमेन होता है। आगे जाके मैं आपको मैप्स के थ्रू ये बात समझाऊंगा। प्रोडक्टिव और उसके बाद पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है जी। वो पॉपुलेशन का आपका सेंटर जो एक तो प्रोडक्ट भी आपको दे रहा है, इफेक्टिवली इनहेबिटेड भी है, लोग रहते भी हैं, और पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड भी है, यानी उनमें कोई पॉलिटिकल झगड़ा नहीं है, वो सारे एक स्टेट में पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड है और रहने पे खुश है। और आखिर में क्या वो सारे जो हैं वो आपकी किसी स्टेट की स्ट्रेटजिक वैल्यू में काम आते हैं या नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी पोर्ट्स कैसी हैं? क्या आपकी जो कोर है उसमें पोर्ट्स हैं? क्या वो आपकी स्ट्रेटजिकली फीजिबल है? कितने इंटरनेशनल रूट्स आपके ऊपर से गुजरते हैं? क्या वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी स्ट्रेटजी में? ये सारी चीज़ें मिला के ये बनती है आपकी एक्यूमेन। इसके जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी एक कंपोनेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल कंट्रोल, कनेक्टिविटी एक और इम्पॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है। क्योंकि देखें तो अगर आप अब मिसाल के तौर पर हम अपने मुल्क को देख लें, तो जहाँ पे हमारी इस दरिया सिंध के साथ पॉपुलेशन है, तो आप नोट करेंगे कि सारे हमारे रोड्स, हमारी बिजली, हमारा सारा कुछ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वहाँ कंसनट्रेटेड है, तो कनेक्टिविटी भी वहाँ सबसे ज़्यादा है। ये भी एक कंपोनेंट है इसका। और मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक यूजेबिलिटी की कितना ये हमारी मुल्क की स्ट्रेटजी में काम आ सकता है। नेगेटिव एरियाज़ कौन से होते हैं? स्पार्सली पॉपुलेटेड, जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती, आपके ऊंचे पहाड़, आपके रेगिस्तान, ऐसे इलाके जहाँ पर पॉपुलेशन ना हो और वो स्टेट की पावर उन पर डिपेंड ना करती हो, ठीक है ना। अब इसको आप ये नहीं समझ सकते कि जी अगर किसी पहाड़ से मेरा पानी आ रहा है किसी ग्लेशियर से, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्ट्रेटेजिक उसमें यूज़ हो रहा है। लेकिन ऐसे एरिया कि जहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसको नॉन एक्यूमेन एरियाज कहते हैं, ठीक है ना जी। अब ये पहली एग्जाम्पल आप देखें, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। यूनाइटेड स्टेट्स के आप देखेंगे कि नीचे ईस्ट कोस्ट है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा होगा ये है इनकी वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट पैसिफिक ओशन को लगती है, ईस्ट कोस्ट अटलांटिक ओशन को लगती है। तो अगर आप देखें तो अमेरिका की मैक्सिमम पॉपुलेशन, ये जो डार्क ग्रे और लाइट ग्रे एरियाज़ हैं, ये आपको ईस्ट में नज़र आएंगे, क्योंकि ईस्ट कोस्ट के साथ बिल्कुल पीछे उसके मिसिसिपी रिवर डेल्टा है, जो दुनिया के बड़े तरीन 3-4 दरियाओं के सिस्टम्स में से आता है। और यहाँ पे जब अमेरिकन ने ओरिजिनल 13 कॉलोनीज़ बनाई ईस्ट कोस्ट पर, जिन्होंने मिलकर अमेरिका बनाया था, और बाद में वो एक्सपेंड करते 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 वेस्ट कोस्ट तक चले गए, सारे पहाड़ों को क्रॉस करके, सियरा नेवाडा को भी, रॉकी माउंटेन्स को भी क्रॉस करते हुए। तो अब दूसरा आप देखेंगे एक पतला पोर्शन है लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये इनकी वेस्ट कोस्ट है। यहाँ पे कैलिफोर्निया, आपका वाशिंगटन और ये वाले इलाके हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स हैं, इसलिए यहाँ भी पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको जो ये सफ़ेद ऐसा वाइट ऐसा नज़र आ रहा है, ये दरिया और रेगिस्तान, पहाड़ और रेगिस्तान है, यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी नहीं है। तो अमेरिका की सारी स्ट्रेंथ जो है वो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, और उसके दरमियान में ये जो आपको लाइट ग्रे नज़र आ रहा है, इनको बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स। ये दुनिया की सबसे फर्टाइल, कुछ चंद सबसे फर्टाइल इलाकों में से एक इलाका है, और यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स उगती हैं, खुराक उगती है, ज़राअत बहुत अच्छी है। और ये जब अमेरिकन ने पीछे की तरफ मूव करना शुरू किया, तो जब उनको ये ग्रेट प्लेन्स मिले, तो उसके बाद इनकी पॉपुलेशन ने बूम किया।
फिर माइग्रेशंस की वेव्स आई, पहले सिर्फ अमेरिकन सॉरी इंग्लिश आते थे, फिर उसके बाद स्कॉट्स आयरिशमैन स्कॉटलैंड के लोगों ने, आयरलैंड के लोगों ने आना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद ईस्टर्न यूरोप की वेव्स आना शुरू हो गई, फिर उसके बाद इटालियंस की वेव आना शुरू हो गई, और उसके बाद फिर उसके ये जो मैक्सिकन वे अभी जो रिसेंटली आप देखते हैं, मुसलमान भी काफ़ी सारे 6-7 लाख 10 लाख वहाँ चले गए, मैक्सिको से जो वेव्स आ रही हैं साउथ अमेरिकन की, ये भी आई। वो इसलिए कि अमेरिका को इतने बड़े लैंड में पॉपुलेशन की ज़रूरत थी। आज अमेरिका की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 34-35 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो अमेरिका की स्ट्रेंथ को जब आप देखते हैं तो वो ठीक है कि आप उसको कह सकते हैं कि जी वो बड़ी मेहनती लोग हैं, या उन्होंने बड़ी मेहनत की, या वर्ल्ड वॉर्स में उनके हथियार बिक गए तो वो अमीर हो गए, टेक्नोलॉजी डेवलप करके, नहीं। लेकिन वो सब कुछ के बावजूद ये जो इनकी कोर है ये इंटैक्ट है। ऊपर आप देखें कनाडा है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, नीचे आप देखेंगे मैक्सिको है, कोई दुश्मन भी नहीं, दो तरफ समंदर है। तो अमेरिका का जो एक्यूमेन है वो इतना स्ट्रांग है कि आज अमेरिका की अगर लोग बातें करते हैं कि जी एम्पायर कलैप्स कर रही है, ओवर स्ट्रेच कर गए हैं, डेट 40 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, क्रोनिज्म है, करप्शन है, जिसकी वजह से एम्पायर कलैप्स कर रही है, बिल्कुल बातें सारी ठीक हैं। अमेरिका में 1% लोगों के पास 90% दौलत है, बाकी 99% लोगों के पास 10% दौलत है, डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक करप्शन, क्रोनिज्म बहुत ज़्यादा है, डेट बहुत ज़्यादा हो गया है, ओवर एक्सटेंड कर गई है एम्पायर, सारी बातें ठीक है। लेकिन अगर आज दुनिया यूएस अपनी एम्पायर को लपेट के वापस भी आ जाता है तो उसका फिर भी एक्यूमेन इतना स्ट्रांग है कि वो कल को फिर बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये दुनिया की फर्टाइल तरीन ज़मीन है, दो समंदर हैं ट्रेड के लिए, और दो तरफ उसके दोस्त मुल्क हैं, कोई थ्रेट नहीं है उसको, और पॉपुलेशन 35 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो अमेरिका का ये स्टेट एक्यूमेन है। अब आप आए रशिया को देखें। अब आप रशिया को देखेंगे तो ऊपर राइट की साइड पे आपको नजर आएगा कि बिल्कुल साइबेरिया का खाली इलाका है, सारा वाइट है। रशिया इतना बड़ा मुल्क है कि उसमें 11 टाइम जोन्स हैं, ठीक है ना, 11 टाइम जोन्स हैं उसमें, इतना बड़ा मुल्क है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये डार्क पैच आपको जो नज़र आ रहा है लेफ्ट बॉटम की तरफ, ये है उसका यूरोपियन हिस्सा जो यूरल माउंटेन्स के उस तरफ है, यानी जो यूरल माउंटेन्स रशिया को, एशिया को और यूरोप को डिवाइड करते हैं, उससे जो यूरोप के इस तरफ हिस्सा है ये उनका एक्यूमेन है। यहाँ पे पॉपुलेशन की भी डेंसिटी है, और यहाँ पे उनके वोल्गा रिवर सिस्टम, मॉस्को रिवर, ये सारे रिवर यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से ये उनका एक्यूमेन सारा यूरोप में है। एशिया वाला जो उनका हिस्सा है वो सारा खाली है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दुनिया की चरनोज़म कहते हैं इसको, एक किस्म है सॉइल की, जिसमें ह्यूमस कंटेंट, जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो इतना ज़्यादा है कि ये जो डार्क एरिया आपको नज़र आ रहा है यूक्रेन और रशिया का मिला के, ये दुनिया की सबसे फर्टाइल ज़मीन है। ये 10 फुट ब्लैक सॉइल इसको कहते हैं, 10 फुट की लेयर है, जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन में एक जोक है कि अगर चमड़े का बूट भी इस ज़मीन में दबा के चले जाओ तो कुछ दिनों बाद आओगे तो उस बूट में से भी कुछ उग रहा होगा, यानी इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है कि चमड़े में से भी कुछ ना कुछ उग जाएगा। ये वहाँ पे एक कॉमन जोक मशहूर है। तो ये रशिया का एक्यूमेन है। अब रशिया का प्रॉब्लम क्या है कि रशिया के पास सिर्फ 10 करोड़ लोग हैं और इतनी बड़ी खाली ज़मीन है। और दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको पहले बता चुका हूँ शटर बेल्ट्स में कि जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है यूरोप के, रशिया के पास यूरोप की तरफ से कोई डिफेंस नहीं है। ये एक रशिया की बहुत बड़ी वनरेबिलिटी। लेकिन आपको ये नक्शा देख के एक्यूमेन की समझ आ रही होगी कि क्यों पॉपुलेशन एक तरफ जाके बैठ गई है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज उसकी स्ट्रेंथ है स्टेट की। लेकिन जो साइबेरिया की तरफ उसकी ठीक है ज्योग्राफी की वजह से उसको ये व्लादिवोस्टोक की पोर्ट मिल गई है पैसिफिक ओशन में, जापान के पास आप देख रहे होंगे बॉटम राइट पे, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जो एक्यूमेन उसका कंसंट्रेशन है, जो इफेक्टिव कंट्रोल है रशिया का, वो उसके यूरोपियन पार्ट पे है। जो पीछे साइबेरियन वाला हिस्सा है ठीक है, उन्होंने ट्रेन डाल दिए हैं, रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है उनका, पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड नहीं है जिस तरह ये मॉस्को के आसपास जो आप इलाका देख रहे हैं जो इनका यूरोपियन इलाका है, जिस तरह ये इंटीग्रेटेड है। तो ये रशिया का एक्यूमेन है। आगे चलते हैं, चाइना को देख लें। अब चाइना को आप देखेंगे कि सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो ईस्ट कोस्ट पे, बॉटम राइट की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, इसको गोल्डन कोस्ट भी कहते हैं। क्यों कि यहाँ पे यांगजी और येलो रिवर डेल्टा है, और यहाँ पे हांगकांग, ताइवान, इनकी जो जितनी पुरानी मकाओ और ये सारी पोर्ट्स थी ये यहाँ पर है। तो पॉपुलेशन इसके चाइना को दरमियान से सेंटर से एक लाइन काटती है, उसको कहते हैं 15 इंच आइसोहाइट लाइन। ये आइसोहाइट लाइन जो है ये वो है जहाँ से नीचे 15 इंच सालाना बारिश होती है और ऊपर बारिश नहीं होती। तो बारिश चूंकि नीचे होती है तो सारी पॉपुलेशन भी वहीं पे है, जिसकी वजह से ऊपर जो आप देखेंगे सिंकियांग जो इनके वेस्ट के इलाके हैं चाइना के, और इस तरफ तिब्बत, इसमें इंसर्जेंसी रहती है और बड़े अरसे से अनरेस्ट है, क्योंकि ये इनके एक्यूमेन से, इनके स्ट्रेटेजिक कोर से दूर है। अब चाइना ये सीपैक का यही एक रीज़न है कि ये चाइना इसको पाकिस्तान की पोर्ट से मिला के, और या अफगानिस्तान के थ्रू ईरान की पोर्ट से मिला के, या कजाकिस्तान के थ्रू उस तरफ से जाके ईरान से मिला के इस एरिया के एक्यूमेन को बढ़ाना चाहता है। हान पॉपुलेशन जो सारी की सारी
जो एथनिक चाइनीज़ हैं, जो वो उनको उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ताकि ये जो इनका एक्यूमेन कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, इसको वो फैला के अपने मुल्क में इसका फ़ायदा उठा सकें। इसलिए मुल्क अपनी स्ट्रेटजियाँ बनाते हैं ताकि अपने वेकेंट एरियाज़, अपने खाली एरियाज़ की अपने एक्यूमेन को ग्रो किया जाए। जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपकी एक्यूमेन जो है वो पूरे मुल्क में फैलना शुरू हो जाएगी। ये एक्यूमेन को समझने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नज़रिया ज़ाविया है देखने का। अच्छा, ऊपर आप देखें तो तिब्बत है। लोग कहते हैं जी तिब्बत पे जो है वो चाइना को क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा मुल्क है। बात ये है कि तिब्बत हिमालय में है। अगर तिब्बत चाइना के पास नहीं होगा तो उसके पीछे इंडिया बैठा है। आपको पता है कि दलाई लामा जो है, जो उनके स्पिरिचुअल हेड हैं, वो धर्मशाला इंडिया की तरफ उनको रहते हैं, और उसको प्रोपेगेंडे के लिए इंडिया इस्तेमाल करता है चाइना के ख़िलाफ़। तो तिब्बत अगर चला जाता है चाइना से, तो इंडिया आके रूफ पे बैठ जाएगा, चाइना के पास हाई ग्राउंड खत्म हो जाएगा, हिमालय में सारे का सारा कंट्रोल इंडिया का हो जाएगा। तो तिब्बत को कभी भी चाइना नहीं छोड़ेगा। इसी तरह सिंकियांग है, सिंकियांग में भी यही मसला है कि ये फिर पीछे से सेंट्रल एशिया से टेररिज्म का और बाकी चीज़ों का ख़तरे और इस तरह के, और ये इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, अपनी कोर में लाना चाहते हैं, अपने एक्यूमेन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसलिए इसको इतनी तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है। और सीपैक इसलिए चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारा कुछ ईस्ट में पड़ा हुआ है, सारी पॉपुलेशन, इसको उठा के सारे मुल्क में फैलाया जाए और अपने एक्यूमेन को बढ़ाया जाए। ये चाइना का जी एक्यूमेन था। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब ये इंडिया पाकिस्तान का देख लीजिए। अब आप देखिए पाकिस्तान को, आप देखेंगे तो डार्क एरिया जो है वो सारे का सारा आपके दरिया सिंध के साथ, इंडस रिवर के साथ चल रहा है। नीचे आप देखेंगे तो आपको एक और डार्क स्पॉट नज़र आएगा कराची में, यानी पोर्ट आपकी। ये आपका एक्यूमेन है जो इंडस रिवर सिस्टम, और नीचे कराची की पोर्ट। बलूचिस्तान वाला आप हिस्सा देखेंगे तो आपको सारे का सारा खाली नज़र आएगा। ऊपर चारगी हिल्स और मकरान डेजर्ट, और ये जो है मकरान की कोस्ट तो खैर है फिर भी, लेकिन ऊपर जो खरान डेजर्ट है वो सारे का सारा आपको खाली नज़र आता है। अब हमने इसीलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कमज़ोर है, कनेक्टिविटी कमज़ोर है, और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कमज़ोर है। तो हमने क्या करना है कि हमने, मिसाल गवादर बन जाता है तो सारे इलाका अपलिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह ईरान से हमारा ट्रेड खुल जाता है किसी भी तरीके से, तो आपका सारा ये चागी वाला इलाका ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो आपका एक्यूमेन बढ़ जाएगा। हर स्टेट ये कोशिश करती है कि अपने ट्रेडिशनल छोटे से एक्यूमेन से, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं रहता। कब तक आपकी वही ज़मीन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिला सकती है। तो आप क्या करते हैं कि डाइवर्सिफाई करते हैं, अपने मुल्क का एक्यूमेन बढ़ाते हैं। अच्छा, इंडिया को आप देखें तो बिल्कुल जहाँ से गंगा जमुना रिवर का आप देखेंगे, इसको गंगैटिक प्लेन्स भी कहते हैं, गंगा के प्लेन्स हैं, सिर्फ वहाँ पे आपको पॉपुलेशन नज़र आ रही है। या आपको हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, तीनों पोर्ट्स हैं। तो या पोर्ट्स एक्यूमेन का हिस्सा हैं, या जो गंगैटिक प्लेन्स हैं, जो गंगा का दरिया है जमुना के साथ, ये जो दोआबा है, इसके अंदर इनकी सारी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन, ये इनका एक्यूमेन है, और बाकी पोर्ट्स हैं। तो इसी तरह हर मुल्क का एक्यूमेन होता है और हर मुल्क की कमज़ोर एरियाज़ होते हैं। मुल्क कोशिश क्या करते हैं कि अपना एक्यूमेन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम में लाएं, स्ट्रेटेजिकली, जो मैंने पहले आपको बताया था, स्ट्रेटेजिकली यूजेबल बनाएं, उसको यूजेबल बनाएं ताकि वो स्टेट के काम आ सके। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो ये इंडस रिवर सिस्टम है, दुनिया की 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामिया इराक में, नाइल इजिप्ट, येलो रिवर चाइना, और इजिप्ट के साथ की सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर सिविलाइजेशन थी आपकी। गंगैटिक सिविलाइजेशन भी आपसे तकरीबन 1000-1500 साल बाद डेवलप हुई है। तो पाकिस्तान इतनी पुरानी सिविलाइजेशनल स्टेट है, इतनी पुरानी स्टेट पे बैठा हुआ है। अब हमने करना क्या है कि हमने इस अपनी सिविलाइजेशनल कोर को एक्सटेंड करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको आपस में कनेक्ट करना है, पॉलिटिकली वायबल करना है, और स्ट्रेटेजिकली यूज़फुल बनाना है। तो आज की वीडियो का मकसद आपको समझाना था कि स्टेट्स की पावर किस चीज़ से निकलती है, कहाँ से ड्राइव होती है। ये ड्राइव होती है उसकी कोर से, उसकी पॉपुलेशन से। हाँ, इसके ऊपर अब आप कहें कि नहीं जी, तो इसका मतलब है सिर्फ जोग्राफिया जो है वो किसी स्टेट की पावर को डिक्टेट करेगा, कुछ और नहीं हो सकता। नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। जोग्राफिया आपको फाउंडेशन देता है, आपको पता है कि ये मेरा सेफ्टी नेट है, मैं इससे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन इससे ऊपर कितना बिल्ड करते हैं आप, कितना अपने एक्यूमेन को बढ़ाते हैं, आपकी पॉपुलेशन के अंदर कितनी वैल्यू आप ऐड करते हैं, कितनी वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती है, कितनी कनेक्टिविटी को आप अपना बेहतर करते हैं, कितनी अपनी पॉपुलेशन पे खर्च करते हैं, आप अपना एक्यूमेन बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपका वो सेफ्टी नेट है, जो फाउंडेशन है, रॉक बॉटम है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपका ये अपनी जगह पर कायम रहेगा सब स्टेट्स का, अनलेस एंड अनटिल कि कोई ऐसा अपहीवल हो जाता है जिसकी वजह से स्टेट्स में कोई तोड़फोड़ हो जाती है।
अदरवाइज एक्यूमेन वो फाउंडेशन होती है किसी भी मुल्क की, जिसके ऊपर वो स्टेट बिल्ड करती है अपने एफर्ट से, अपनी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन से, अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने से, और इस सारे को इस्तेमाल करती है अपना स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो ये एक्यूमेन की डेफिनेशन दीजिए, इसकी हम करेंगे सब्सिक्वेंट, इसको एक एक मुल्क को लेके उसको तफसील से उसकी नेबरहुड सारा डिस्कस करेंगे, उनकी इंडस्ट्रीज डिस्कस करेंगे, किस तरह उन्होंने अपनी एक्यूमेन बढ़ाए। ये हम सारे सब्सिक्वेंट बड़ी पावर्स को लेके पाकिस्तान का भी हम तसल्ली से करेंगे किसी टाइम पे, ताकि हम देखें कि एक्यूमेन था क्या, और स्टेट्स ने उसके ऊपर काम करते हुए, मेहनत करते हुए, अक्लमंदी से अच्छी प्लानिंग करते हुए कैसे अपना एक्यूमेन अपने फाउंडेशनल एक्यूमेन से बढ़ा के उसको ग्रो किया। तो ये हम सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स में करेंगे। आज ये सिर्फ डेफिनेशनल प्रोग्राम था आपको ये सिर्फ समझाने के लिए कि एक्यूमेन क्या होता है, स्टेट की पावर कहाँ से डराइव होती है, और इसका कंपोनेंट पार्ट्स क्या होते हैं किसी भी। ये 4-5 एग्जांपल्स देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी।